मैं सौरभ ठाकुर विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के माध्यम से आप सभी के सामने अपने सिविल जज मध्य प्रदेश सिविल जज का 2019 का पेपर लेके आया हूं, जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि पेपर कैसा आता है। जो बच्चे सिविल जज का पेपर देना चाह रहे हैं, अभी जो रिसेंटली होने वाला है पेपर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो हाई कोर्ट ने पेपर करवाया था 2019 में, उसका पेपर लेके आए हैं। हमारे विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस माध्यम से आपको जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं और सब पूरा सिविल जज का पूरा कोर्स कराया जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि पहला देखिए, जो क्वेश्चन पेपर आया था हम लोग ने वहां से उठाया है। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का पेपर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आया था, गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। देखिए हिंदी में ऐसा दे रखा है और इंग्लिश में देख रखा है, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्त रूलर। एक्चुअली इन्होंने फाउंडरी का पूछा है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है कि पहले प्रथम शासक कौन था। अगर आप ये समझेंगे तो समझ जाएंगे कि श्री गुप्त थे, जो जिन्होंने है ना गुप्त वंश की है ना स्थापना की थी। लगभग 543 AD में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी श्री गुप्त के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए दूसरे में चंद्रगुप्त दे रखा है, घटोत्कच दे रखा है, कुमार गुप्त दे रखा है। तो अगर आपको पहली बात तो ये है कि नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, आपको सारे वंशों के फाउंडर याद रखना पड़ेगा, उनका ड्यूरेशन भी कभी पूछ सकते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। तो आपको है ना पुराना है, इसका मतलब ये है कि आपको एंशियंट और मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा उन्होंने, कौन सा देश नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मतलब कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट है रैंकिंग अकॉर्डिंग टू कोकोनट प्रोडक्शन में। देखिए इंडिया का रैंक है ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा है कोकोनट के प्रोडक्शन में और इंडोनेशिया का पहला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक्चुअली मलेशिया और थाईलैंड रबर के लिए जाने जाते हैं, वो रबर के लिए फेमस है। एक्चुअली कोकोनट होता है थोड़ा लिटिल बिट होता है, बट है ना लीडिंग प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंडोनेशिया में। और अगर इंडिया की रैंक पूछते हैं आपसे तो रैंक 3 है इंडिया की कोकोनट प्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पार्किंसन डिसीज रिलेटेड टू। पार्किंसन डिसीज के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्किंसन डिसीज एक्चुअली क्या होता है, जो अपना ब्रेन होता है ना उसको अफेक्ट करती है। अगर आपको कहते हैं ना कुछ याददाश्त कम होने लगती है, भूलने लगते हैं चीज़ों को और समझने में दिक्कत आती है, एक्चुअली छोटी छोटी समस्याएं आने लगती हैं दिमाग से रिलेटेड। तो एक्चुअली ये है ना किसको अफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को। बोन्स को नहीं करती, आइज को नहीं, चेस्ट को नहीं, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को अफेक्ट करती है। पार्किंसन डिसीज जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो किसको करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको डिसीजेज याद रखना है, किस कारण से होती हैं, किस पार्ट को अफेक्ट करती हैं, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अब जब से नवरोज त्योहार मनाया जाता है, ये पूछा उन्होंने, ये त्योहार कौन मनाता है। एक्चुअली ये होता है जो नवरोज, देखिए अगर आप लोगों ने सुना होगा नवरोज वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी मनाती है। तो देखो उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन को, सिख कम्युनिटी है नहीं, हिंदू कम्युनिटी है नहीं, बौद्ध है नहीं, पारसी कम्युनिटी है। एक्चुअली क्या है ना, पारसी कम्युनिटी अल्टीमेटली है ना जो मुस्लिम धर्म से ही ओरिजिनेटेड है। और तो शिया और सुन्नी जो एक होते हैं मुस्लिम्स में, वैसे ही पारसी भी है ना कहीं मुस्लिम से अफेक्टेड है। मतलब उन्हीं की एक ब्रांच कह सकते हैं, सब ब्रांच कह सकते हैं आपको। तो नवरोज फेस्टिवल एक्चुअली किसमें मनाया जाता है, पारसीज में। और इसका पर्टिकुलर डेट पूछा जाए ना तो 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल नवरोज का फेस्टिवल। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन 115। एक्चुअली क्या है ना, 100 मतलब ये सीक्वेंस है ना जेएस का डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें 115 नंबर पर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, पुलित्जर प्राइज है ना इज गिवन इन फील्ड, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुलित्जर प्राइज होता है वो पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको ये भी याद रखना है कि ये किसको मिला है और किस फील्ड में दिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और जब पिछले साल अगर आए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड क्या है। ये इस साल भी आ सकते हैं, मान लो इन्होंने ये पूछा किस फील्ड में दिया जा सकता, अगले साल पूछ ले किसको मिला, इनमें से किसको नहीं मिला, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है पुलित्जर प्राइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, ब्लड है ना क्रप्सल्स होते हैं आर फॉर्म्ड इन
रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? देखो रक्त कोशिकाएं एक्चुअली जो बनती है ना, लिवर में नहीं बनती है, किडनी में नहीं बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल भी नहीं बनती है, बोन मैरो में बनती हैं। अगर आप लोगों ने बोन मैरो का अगर फोटो वोटो देखा होगा या फिर थोड़ा बहुत साइंस बायोलॉजी पढ़ा होगा ना, तो एक स्पंजी स्ट्रक्चर होता है बॉडी में जहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अल्टीमेटली अगर आपको पूछा ना जाए कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वहीं बोन मैरो में ही होता है। सेम ये ब्लड कैप्सूल्स होते हैं ना, जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स, तो वो वहीं पे बनते हैं, कहाँ पर? बोन मैरो में बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनती है, या फिर कौन सा एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, इस टाइप की भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुबह का तारा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहीं वीनस को बोला जाता है, ये अच्छे से याद रखना आपको। जैसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि अर्थ की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है, नीला प्लैनेट किसको बोला जाता है, या फिर इनमें से कौन सा प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट नहीं है, या फिर सीक्वेंस में भी आ जाता है कि पहले नंबर पे जमा हो सबसे पास कौन सा है सन से, दूसरा कौन सा है, ऐसे सीक्वेंस में। तो आपको ये याद रखना है, निकनेम भी याद रखने हैं उनके, और लेंथ वगैरह भी याद रखना है, कौन कितना दूर है और उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसका वीनस है आंसर। देखिए वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों बोला जाता है। As per the newspaper reports, Government of India has finally agreed to purchase advanced MRS for its naval forces. What are these MRS? देखिए अगर आपको ये चीज थोड़ा सा कम हो सकता है परेशान करे, बट अगर आप न्यूज़ को फ्रेंडली फॉलो कर रहे होंगे, न्यूज़ को है ना देखते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपने ये चीज़ सुना होगा या फिर न्यूज़ में बहुत चल रहा था ये चीज़। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे क्या है। देखिए ऑप्शन 1 दे रखा है नहीं, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप, सबमरीन्स, रडार सिस्टम। देखिए एक्चुअली जो एमआरएस है उसको बोलते हैं, इसका देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मीडियम रेंज क्या बोलते हैं, मीडियम रेंज मैरिन टाइम रिकॉनाइंस एयरक्राफ्ट्स। एक्चुअली ये क्या है ना, एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका एयरक्राफ्ट है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं आईआरएनएस विक्रांत क्या है, सबमरीन्स के कुछ नाम पूछ लेते हैं, अपने है ना वॉरशिप्स के नाम पूछ लेते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ मैसेज, जैसे अपन S-400 खरीदा है रशिया से, तो ऐसे कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 119 है। अब आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। देखिए आयोडीन टेस्ट अपन ने स्कूल में जो पढ़े होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ 10th तक तो आप लोगों ने है ना साइंस वगैरह से फॉलो किया होगा, बाकी लॉ स्टूडेंट्स हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि जो आयोडीन टेस्ट होता है वो अपन ने स्कूल के टाइम में ही किया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए, प्रेजेंट उसका कैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो अपन ये टेस्ट करते थे स्कूल वगैरह में, और है ना साइंस लेबोरेटरी वगैरह में देखा होगा या सुना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं आयोडीन से। आयोडीन टेस्ट होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस के लिए। तो ठीक है, ये आपको टेस्ट वगैरह, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखो अपन सोचते नहीं कैसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये बेसिक नॉलेज है जो 10वीं तक की है। अब देखिए 2018 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ये पूछा है 2018 का नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, जेम्स पी एशियन एंड द नेरिन मॉडर्न फ्रांसिस्को जॉबको एंड। देखिए आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो अगर आपने है ना, तो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, चलो ये तो ठीक है 2018 का पूछा है तो इनमें से किसी को नहीं मिला था। एक्चुअली 2000 का इसको मिला था, 2008 ओल्गा टोकोवोज और एक और थे पीटर हैडगे, इन दोनों जन को मिला था लिटरेचर का प्राइस। और ये प्राइस बहुत है ना उसमें भी चल रहा था, न्यूज़ में चला था कुछ है ना, एक केस हो गया था लिटरेचर के फील्ड के लिए, कुछ समस्या बन गई थी तो ये बहुत लेट दिया गया था प्राइस, इस कारण से ये पूछा गया है। तो आप करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, नोबेल प्राइज वगैरह या फिर जो नेशनल अवार्ड्स हैं बहुत बड़े बड़े किसी फेमस पर्सनालिटीज़ को मिलते हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश लेवल पे, तो आपको ये प्राइजेस वगैरह याद रखना है। तो इनमें से किसी को नहीं। देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इनमें से 3 में से कोई ऑप्शन लगा सकते हैं, बट अगर एक्चुअली आपको याद होगा ना तो आप समझ जाएंगे कि ओल्गा जी को मिला था और पीटर हैडके को मिला हुआ था। तो ये चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अब 121 क्वेश्चन है, राजा भोज किस वंश से संबंधित है? परमार, गुप्त, चोल और चालुक्य। देखिए परमार के वंश से भारत में
परमार वंश खासतौर में अपने मध्य प्रदेश में बहुत फेमस रहा है कि जो भोपाल नगरी है राजा भोज की नगरी, तो परमार वंश की नगरी बोलते हैं उसको। राजा भोज है ना का संबंध परमार वंश से है। तो इससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि राजा भोज और राजा भोज की द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। कहीं ना कहीं आपको किताबें भी याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है। सरस्वती मंदिर का निर्माण किया था राजा भोज ने। बहुत सारी चीजें राजा भोज के नाम पे, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसको प्राप्त हुआ है। देखिए प्राइजेस फिर पूछा है, मैं क्या होता है जैसे नोबेल प्राइज पूछा हमने, अपने मध्य प्रदेश का है ये कालिदास सम्मान मिलता है मध्य प्रदेश में। एक्चुअली किस क्षेत्र में मिलता है, कला के क्षेत्र में मिलता है। और 1980 में से है ना स्टार्ट हुआ था कालिदास सम्मान, ये भी याद रखना पड़ेगा कब से स्टार्ट हुआ था। तो 1980 से स्टार्ट हुआ था। और 2018 में किसको मिला है, अनुपम खेर, अंजलिला मेनन, अभिजीत भट्टाचार्य, राजकुमार। देखिए अंजलि एला मेनन को 2018 का कालिदास सम्मान मिला है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका। तो आपको प्राइजेस वगैरह मैं कह रहा हूँ इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा प्राइज किसको मिला है, किस फील्ड में दिया गया है। देखिए अभी सब पूछा गया था किस फील्ड में मिला है, देखो इसके पहले आया था पत्रकारिता का पुलित्जर प्राइज पूछा हुआ था, फील्ड पूछा था। ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि कालिदास सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है, तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्ट की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के यहाँ पे जो हमारे कह सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क वगैरह देखे होंगे, अपने लोगो बना होता है उसके नीचे लगा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, नन ऑफ दिस। अब तो आपके क्वेश्चन में तो नन ऑफ दिस ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब इस पर ज्यादा ध्यान रखना है। देखो सत्यमेव जयते एक्चुअली मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद यहाँ पे दे नहीं रखा है, देखो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारतीय मूल के हरजीत सज्जन ने शपथ ली। देखिए अब है ना डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया किस देश के, हरजीत सज्जन को। एक्चुअली उनका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, कनाडा, सिंगापुर। देखिए उनको कनाडा के है ना डिफेंस मिनिस्टर के बनाया गया। सरदार जी हैं हरजीत सिंह जी, एक्चुअली वो है ना वहाँ की आर्मी में भी वर्क किया, उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। और बहुत सारे इवन है ना उन्होंने आर्मी के लिए बहुत वर्क किया हुआ है, एक्चुअली है इंडियन ओरिजिन के। तो उनको है ना उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर वो डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं कहाँ के, कनाडा के। ये तो देखो आपको करंट अफेयर्स वगैरह बहुत पूछी जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इस पे आपको ध्यान रखना है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल की। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पूछा है 15वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता के में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। हु वाज द चेयरमैन पर्सन। एक्चुअली 2015 फाइनेंस कमीशन की चेयरपर्सन पूछा है उन्होंने, कौन है, अरविंद मेहता, रमेश चंद्रा, शक्तिकांत दास, ये तो आरबीआई के हैं। तो ये एन के सिंह, बिल्कुल एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। तो आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 280 है, वैसे लॉ वाले हैं, मैं मान के चलता हूँ आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 280 में दिया गया है फाइनेंस कमीशन। तो 15वां वित्त आयोग है ना कि अध्यक्ष एन के सिंह थी। एक्चुअली 2017 में फाउंड हुआ था, इसकी रिकमेंडेशन 2020 से 2025 तक के ड्यूरेशन के लिए है। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 2017 में, पर उनकी रिकमेंडेशन पूछा जाता है कि कितने से कितने ड्यूरेशन के लिए बना है, तो 2020 से 2025 तक के ड्यूरेशन के लिए 15वां वित्त आयोग बना है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एन के सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने क्या बनाया है, तो आपको है ना पता होना चाहिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको सारी चीजों पे ध्यान देना है। डीएनए फिंगरप्रिंट किसने बनाया था, डॉक्टर एलेक्स जेफरी, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रक, फ्रेडरिक मिक्सर। देखिए है ना जो डॉक्टर एलेक्स जेफरी, इनके नाम पर है ना
फेमस ही है कि इन्होंने है ना फिंगरप्रिंटिंग जो आज आप देख रहे हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंट, जिससे आप है ना इसका यूज भी पूछते, डीएनए का मतलब किसी की बॉडी मतलब लोगों की जानकारी के लिए, पेरेंट की उसकी पेरेंट वगैरह जानने के लिए डीएनए का यूज होता है। डीएनए बहुत सारी चीजों में, क्राइम्स वगैरह में भी डीएनए का यूज होता है। तो उसके जन्मदाता या फिर उनको बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, जिनका नाम है एल एफ जैफरी। एल एफ जैफरी ने ही डेवलप किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आपको ये चीजें याद रखना है किसने क्या इन्वेंट किया है, ठीक है। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से प्रभावशाली होने की डेट कौन सी है? देखिए अपन को 1950 में एक्चुअली अपन ने है ना एक को है ना एनफोर्समेंट हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो चुका था। तो नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने बाणसागर परियोजना किस नदी पे पूछा है? जो मध्य प्रदेश से संबंधित है बाणसागर। एक्चुअली बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्यों की ज्वाइंट वेंचर है, मतलब तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये सोन नदी पे बना है। मैंने इसको आप है ना हमारे लेक्चर में जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया था। तो आप लोग है ना उस चीज को फॉलो करें तो आपके बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आधे से क्वेश्चन हमारी क्लास में पढ़ाए गए हैं आप लोगों को। ये सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसे मौत की सजा दी गई? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो सबसे कम उम्र के है ना कौन थे? खुदीराम बोस थे। एक्चुअली इनको 18 साल की उम्र में है ना क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा। और ईयर बताता हूँ मैं आपको कब दिया गया था। 1908 में। 1908 में है ना खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में है ना मौत की सजा दी गई थी। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, मुजफ्फरनगर में तीन अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। उससे आक्रोशित होकर अंग्रेजों ने इनको है ना मौत की सजा मतलब फांसी की सजा दे दी थी। तो इनमें इन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन और खुदीराम बोस, इन सब में सबसे छोटे कौन है? खुदीराम बोस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैकमोहन लाइन स्थित है किस किस के बीच में? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो तो डोरन लाइन है। नॉर्थ कोरिया ये नहीं है। अपनी फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल नहीं। इंडिया और चाइना, एक्चुअली इंडिया और तिब्बत है जो, उसके बीच मैकमोहन लाइन है। तो अल्टीमेटली तिब्बत अभी चाइना कैप्चर कर रखा है, तो इंडिया और चाइना के बीच में है ना मैकमोहन लाइन है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? भारत रैडक्लिफ, सर जॉन रैडक्लिफ लाइन है जो, रैडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे ही जो मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में। तो आपको ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिए और हमको सजेशन कीजिए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम। और आप अगर रेगुलर इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।